जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, उसमें मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की थी और क्लियरली मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की थी, इसलिए मेरा पेपर भी क्लियर नहीं हुआ। इस तरह डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती एग्ज़ाम को, मुझे एक सर्टेन स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं सीडीएस के, आपको उनको एक लिस्ट बना के समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी है। बट यूपीएससी जैसे जिन बच्चों ने दिया है उन्हें पता है कि ये पैटर्न कभी भी बदल सकता है। तो इस बार जब मैंने पेपर दिया, मैंने हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है। ये ज़रूर किया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे ज़्यादा टाइम दिया और जो नहीं थे उन पे थोड़ा कम टाइम दिया। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज आपको मिलवाएंगे हमारी ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट चेताली से, क्योंकि रिसेंटली जो CDS 1 2025 एग्जाम का रिजल्ट आया है, शी हैज़ क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन। सो वीडियो विल बी ऑल अबाउट कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी एंड वाई शी डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज एंड इन्होंने फोर्स डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना, एंड हमारी जो एकेडमी है या जो हमारे टीचर्स हैं उनका क्या रोल रहा है इनकी प्रिपरेशन में दैट शी हैज क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस चेताली। थैंक यू मैम। मेरा जो पहला सवाल होने वाला है, लाइक फॉर गर्ल्स हम लोग एक बड़ा ही सॉफ्ट एनवायरमेंट जो है चुनते हैं जनरली, अभी तक जो होता हुआ आया है। बट एज जो हमारी प्रेजेंट अप्रोच है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, NDA में गर्ल्स को अलाउ किया गया उसके बाद, सो आपको कब ये ऐसा लगा या फिर व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू जॉइन आर्म फोर्सेज ओनली? सो मैम, जैसा आपने भी बताया कि एनडीए में जो गर्ल्स को एंट्री का अलाउ हुआ था, उसी साल एक्चुअली मुझे पता चला था कि ये अपॉर्चुनिटी भी है जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मुझे इस फील्ड के बारे में पहले से कभी कुछ ऐसे खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, मुझे पता चला कि मैं एनडीए तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट फिर मैंने एक्सप्लोर किया, सीडीएस एक्सप्लोर किया, एफकैट मुझे पता चला। तो धीरे धीरे एग्ज़ाम्स के बारे में पता करते हुए मुझे इस फील्ड के बारे में भी पता चला और मुझे लगा कि जैसी मैं हूँ, जैसे मुझे रहना पसंद है, वो लाइफ़स्टाइल मुझे उधर से मिल सकती है, वैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे आर्मी से मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में करियर बनाना है। तो फिर उसके बाद 12th के बाद से मैंने उसी डायरेक्शन में अप्रोच चालू कर दिया। मैं आपको बता दूं, डिफेंस के लिए देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशंस। NDA का एग्जाम जो कि आप 12 बेस पर दे सकते हैं, CDS का एग्जाम जो आप ग्रेजुएशन बेसिस पर दे सकते हैं, इसके अलावा CAPF का भी एक एग्जाम होता है जो हमारी पैरा फोर्सेस के लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहने वाला है, एज यू हैव मेंशन्ड अबाउट आर्मी, वी हैव सो मेनी फोर्सेज लाइक एयर फोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें हमारी 7 फोर्सेज आ जाती हैं जिसको CAPF के एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो उसमें से आपने आर्मी ही क्यों चूज किया, या फिर आप प्लान कर रहे हो दैट आप एफकेट भी अपीयर करोगे और आप एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, या स्पेसिफिकली यू वांट टू ज्वाइन आर्मी ओनली? जैसे आपने सारी एग्ज़ाम्स के नाम लिए, मैंने CAPF के लिए भी अप्लाई किया है, एफकैट के लिए भी किया है और CDS के लिए भी किया है। मैं बेसिकली चाहती वही लाइफ हूँ, बट मेरी प्रायोरिटी आर्मी इसलिए है क्योंकि एक जो प्राइड, एक जो ग्लोरी आती है आर्मी में सर्व करने से, वो अलग ही है। और इनफैक्ट एफकैट में भी अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस आर्मी है। मेरा एफकैट में हो जाता है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट गर्ल्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि वो सारी एग्ज़ाम्स दें क्योंकि विमेन सीट्स की वैकेंसी काफ़ी कम है। तो चांसेस ये बहुत कम है कि मेरा CDS में हो, तो मुझे ये भी ज़रूरी है कि मैं एफकैट में भी अप्लाई करूँ और दूसरी एग्ज़ाम्स में भी करूँ। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न मेरा रहा नहीं है कि सिर्फ आर्मी ही क्यों, बस फील्ड से प्यार है। तो बस कोई भी जगह पे, कोई भी फोर्स में हो जाएगा एडमिशन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एज आई हैव मेंशन्ड दैट शी इज अ स्टूडेंट ऑफ ऑफलाइन बैच ऑफ आवर फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो चेताली, हाउ डिड यू नो about Force Defense Academy, that this is the academy located in Indore जो कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराती है? आपको कैसे इसके बारे में पता चला था? तो मेरे पापा के एक क्लाइंट हैं जो एक्स मिलिट्री हैं। उन्होंने वो बर्मन सर को एक्चुअली जानते थे, वो उनके कोलीग थे। तो उन्होंने पापा को सजेस्ट किया था कि आप बर्मन सर की अकेडमी में जाइए, फोर्स डिफेंस एकेडमी। और उन्होंने बोला था कि पापा से कि आप इंक्वायर करें, तो उन्हीं के थ्रू हमें फोर्स डिफेंस एकेडमी का पता चला था। और अकेडमी चूज़ मैंने इसलिए की क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग्स जो थे वो मेरे अकॉर्डिंग थे। जो कोर्स आता है CDS और एफकैट का, वो पूरा कवर कराया जाता है, काफ़ी टाइम मिलता है बच्चों को प्रिपरेशन का, और कोर्स मटेरियल भी अच्छा है। और जो टाइमिंग्स हैं वो अच्छे टाइमिंग्स हैं, मतलब बच्चे जो अगर कॉलेज के हैं उनके लिए भी वो टाइमिंग काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। तो इसलिए फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी।
ओके, एज शी हैज़ मैंशनड अबाउट फैसिलिटीज़ ऑफ द अकेडमी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं वो जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वी हैव पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, हमारा डाउट काउंटर है जहाँ पे जब भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो जाकर के टीचर से डिस्कस पर्सनली कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ओपन है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास के बाद उनको लगता है कि घर जाकर के वो नहीं पढ़ पाते हैं तो वो लाइब्रेरी में बैठते हैं। और पर्टिकुलरली लाइक पूरी अकेडमी की जो टीम है या जो टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को इवेल्युएट कर पाते हैं। हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि आपकी ग्रोथ कहाँ तक जा रही है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप आकर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके चैताली, नाउ वील मूव फर्दर। आपका जो प्लान था या आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, कई बार जब बच्चे सर्च करते हैं ना, लाइक जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीडीएस, सो हैव यू सर्च समथिंग या आपने कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो आपके काम आई और आपने एग्जाम क्वालिफाई किया? जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, उसमें मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की थी और क्लियरली मैंने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की थी, इसलिए मेरा पेपर भी क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे तब समझ में आया कि मैं इस तरह डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती एग्ज़ाम को, मुझे एक सर्टन स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं सीडीएस के, आपको उनको एक लिस्ट बना के समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी है। मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो थी इंग्लिश, और थैंकफुली इंग्लिश का पूरा एक अलग ही पेपर आता है। तो मुझे समझ में आ गया था कि जब मेरा इंग्लिश जो स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसमें बस कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। और उसके बाद मैंने जो बाकी के जीएस के सब्जेक्ट्स थे वो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ढंग से पढ़े नहीं थे। मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इनका वेटेज अच्छा होगा, ये इसमें से निकल जाएगा पेपर। बट यूपीएससी जैसे जिन बच्चों ने दिया है उन्हें पता है कि ये पैटर्न कभी भी बदल सकता है। तो इस बार जब मैंने पेपर दिया, मैंने हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है। ये ज़रूर किया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे ज़्यादा टाइम दिया और जो नहीं थे उन पे थोड़ा कम टाइम दिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। और बाकी जो स्ट्रैटेजी है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जैसे मैं अगर मैं ज्योग्राफी जो है मैं 1 घंटे में पढ़ सकती हूँ, तो वहीं मुझे हिस्ट्री पढ़ने में 2 घंटे लग सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, बट बेसिक यही है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, आप उसकी लिस्ट बनाइए। और एग्ज़ाम के आई थिंक आपको जैसे ही एग्ज़ाम का पता चलता है, तब से जब आप शुरू करते हैं तो ये ईज़ी हो जाता है। आपको ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाता है, आप धीरे-धीरे टॉपिक समझते हो, सब्जेक्ट समझते हो और एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हो। और एक बार ये होने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तब तक आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हो। सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जो आपको 3 अकेडमीज में एंट्री देता है, ओटीए, आईएनए दैट इज इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी। बट सीडीएस के थ्रू गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ ओटीए को ज्वाइन कर सकती हैं, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। सीडीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे कि चैताली ने भी कहा, इट इज़ यूपीएससी। तो आप एग्जाम पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जो पैटर्न है ऐसा आ रहा है तो ऐसा ही आएगा। लाइक इस बारी चैताली को भी पता होगा कि बच्चों का कहना ऐसा है कि मैम इंग्लिश का पेपर जो है हमें एज पर आर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं नहीं मिला है। तो मैं फिर वही कहूँगी कि पेपर इजी या टफ नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर प्रिपरेशन। आपने अगर पढ़ा है तो आपको वो इजी लगेगा, जो नहीं पढ़ा वो इजी नहीं लगेगा, बड़ा ही सिंपल सा है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, आपको ये पता है कि आपके एग्जाम में क्या आना है, दूसरा आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, अगेन वही बात हो जाती है, एक 80-20 का रूल जो है हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस का आना, ये डेफिनेटली सीडीएस में एप्लीकेबल है। दे आर वेरी सर्टेन टॉपिक्स जिनसे डेफिनेटली बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, पर ये ना तो मैं बता सकती हूँ ना ही कोई टॉपर बता सकता है। आप जब तक खुद से पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैंने ब्रीफ में बताया कि सिलेबस एंड पीवाईक्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। चैताली, जैसे कि अभी हमने इंग्लिश की बात की, क्या आपको भी लगा इंग्लिश के पेपर में बच्चों का कहना ऐसा है कि मैम पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था या डिफिकल्ट था, और अगर ऐसा था स्टिल यू वर एबल टू क्वालिफाई दैट, तो क्या ऐसा रहा जो आपको लगा?
मैम जैसे यूजुअली जो इंग्लिश का पेपर रहता है उसमें वोकैब और ग्रामर 50-50 रहता है, या थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन यूजुअली ज़्यादा रहता है। इस बार जो पेपर था उसमें ग्रामर मतलब सिर्फ 10% था और 90% पेपर जो था वोकैब बेस्ड था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें ग्रामर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था उसमें उन्होंने एक ही वर्ड के 4 अलग फॉर्म्स दिए थे। अगर आप लोगों ने क्लास में ध्यान दिया हो, अगर बेसिक्स अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अच्छे हैं, तो बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता था। मैंने यही किया था कि जो क्वेश्चंस थे उनके सेंटेंस बना के उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉइंट आउट करके मेरे आंसर्स बन गए थे, और मुझे याद है मेरे 10 में से 10 सही गए थे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। क्वेश्चंस का तरीका बदल गया था बट पूछा ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ गई थी। जैसे जो प्रेपोजिशन डिटर्मिनर्स थे वो यूजुअली एक सेंटेंस बेस्ड फॉर्मेट में आते हैं। इस बार उन्होंने थोड़े से लंबे पैराग्राफ फॉर्म में दिए थे, जैसे मोर ओवर, बिसाइड्स। ये यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, ये सीडीएस के पेपर में आते नहीं हैं, बट इस बार उन्होंने वो दिए थे। ये थे प्रेपोजिशंस ही, बट पूछने का तरीका अलग था। और रही बात वोकैब की, तो हाँ, काफ़ी सारे वर्ड्स बहुत टफ थे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था, जिनके सिनोनिम एंटोनिम कभी नहीं आए थे। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप रिस्क लेके आप आंसर लगा सकते थे। जैसे मैंने 2-3 वर्ड्स पे रिस्क लेके लगाए थे आंसर्स। और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूसली ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो आते हैं, उनसे सिमिलर वर्ड्स थे जो पेपर में पूछे गए थे। तो जिसका इंग्लिश बेसिक बहुत अच्छा है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक्स की, और जो कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके लिए वो पेपर कंपैरेटिवली ईजी था। जो मुझे लग रहा था पेपर देने के बाद कि मेरे भी काफ़ी कम मार्क्स आएंगे, मुझे सिर्फ 60-65 मार्क्स की उम्मीद थी, बट जब चेक किया तो अच्छे मार्क्स थे। तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब पेपर ईजी था। समझने वाले को बस बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए थी, उसका प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और उसे एक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए थी, तो वो पेपर थोड़ा ईजी हो जाता उनके लिए। देखिए, इंग्लिश के लिए हमेशा से कहा जाता है कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे चैताली ने भी मेंशन किया है। क्योंकि जब आप बार बार अपनी रीडिंग हैबिट्स को पॉलिश करते हो तो डेफिनेटली आपका जो वोकैब वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट आपको बता दूं कि हमारी जो अकेडमी है उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन देखते हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं लखन यादव सर, वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हम चैताली से जानेंगे कि सर का क्या ऐसा रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में कि जो इंग्लिश का पेपर जो बच्चे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कह रहे हैं उसमें आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो लखन सर जब हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो ईडियम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स की करवाते हैं। तो उनके पढ़ाए हुए ईडियम्स में से 5 एज इट इज़ आए थे। 10 क्वेश्चंस थे ईडियम्स के और 5 एज इट इज़ आए थे। तो ये भी है कि जो सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो सर अच्छे से समझाते हैं, उस ईडियम का मतलब समझाते हैं, उसका एक सेंटेंस में यूज़ करके बताते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। और लखन सर ने हमें बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाए थे। तो एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बट उनसे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग टाइप में इस बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिनोनिम एंटोनिम के। तो वो भी जब सर पढ़ाते हैं तो वो मीनिंग भी बताते हैं, उसका सेंटेंस में यूज़ भी बताते हैं। तो जिसने वो समझा है क्लास में, उसके लिए वो मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस थे वो भी ईजी हो गए थे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। हम लोग बात करेंगे जीएस की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें जीएस से डर लगता है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं शायद जीएस नहीं पढ़ते, और शी वाज वन फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। मैंने भी क्लास में कई बार ऑब्जर्व किया, बट दैट वाज इन इनिशियल फेज, जब उसको लगा कि इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी लिया, पढ़ना भी शुरू किया। पर जीएस बहुत वास्ट होता है अपने आप में। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। तो आपने इन सारे सब्जेक्ट से कैसे डील किया, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द फैकल्टीज कि आप जीएस को भी अच्छे से कॉप अप कर पाए? तो जैसा मैम ने बताया कि जीएस में डर लगता है, तो आई थिंक सबको ही अकेडमी में पता था कि मेरा जीएस बहुत ख़राब है। और लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था उसके बाद भी मुझे टीचर्स ने बोला था कि थोड़ा सा पढ़ लो, जीएस तो निकल जाएगा। तो फिर मैंने लखन सर से हेल्प मांगी थी, क्योंकि पिछले साल मेरा स्पोर्ट भी चल रहा था तो मैं कवर अप नहीं कर पा रही थी। तो लखन सर ने बोला था कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जो शॉर्ट आते ही हैं सब जीएस के पेपर में।
तब फिर मैंने जब एनालाइज किया तब मुझे समझ में आया कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा सिमिलर पैटर्न ही आता है। उसमें बस रेशो चेंज हो जाता है, कभी बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, कभी फिजिक्स के ज़्यादा पूछ लिए। तो हम मतलब लगभग मान लीजिए 25 क्वेश्चन तो है साइंस के, तो अगर हम वो 25 क्वेश्चन भी एज इट इज़ सॉल्व कर देते हैं तो 20 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, जो कि जीएस का कट ऑफ है। तो अगर हमें जीएस की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने इस बार साइंस पढ़ा है अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा था मैंने। बायो सर जो पढ़ाते हैं नोट्स, सुरेंद्र सर जो पढ़ाते हैं, वो नोट्स में से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा है कि जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, वो लोग सिर्फ थ्योरी भी पढ़ें तो भी उनका साइंस का पेपर निकल सकता है। तो मैंने ये किया था, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद मैंने महेंद्र सर से हेल्प ली थी ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें भी बहुत अनप्रिडिक्टेबली क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी टॉपिक से पूछते हैं। तो सर ने बोला था कि 2-4 टॉपिक सर ने पॉइंट आउट करके दिए थे, जैसे क्लाउड्स है, हमेशा क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता है। इंडियन ज्योग्राफी से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो सर से हेल्प ली थी, सर ने टॉपिक्स बताए, उन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा। तो ज्योग्राफी मैंने इस तरह कवर किया। उन्होंने भी बोला कि जो कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप लगे तो उन्हें बाद में पढ़ो, पहले मेन टॉपिक्स पढ़ लो। उसके बाद हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी वो मतलब पिछले 2-4 पेपर से वो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछ रहा था, और लास्ट ईयर के पेपर में उन्होंने पूरा मेडिवल हिस्ट्री पूछ लिया, और इस बार वापस वो एंशिएंट पे शिफ्ट हो गए। तो हिस्ट्री ऐसा है कि बस एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और जो सर क्लास में नोट्स लिखाते हैं उतने काफ़ी है, मोर देन इनफ है। हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि उसमें फिर टाइम बहुत लग जाता है, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसमें। और पॉलिटी जो मैम एज इट इज़ आप पढ़ाते हो नोट्स, बट पॉलिटी में ये है कि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और ये पिछले साल मैंने फेस किया है प्रॉब्लम, लास्ट ईयर के पेपर में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। फिर मैंने आपके दिए हुए जो एनसीईआरटी के नोट्स थे वो सॉल्व किए, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किए। तो पॉलिटी भी इजी है अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएं। और करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स काफ़ी वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप उनके भरोसे पेपर देने नहीं जा सकते। जो ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनके बेसिस पे आप थोड़ा इनका बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो जीएस निकालना आसान हो जाता है। ओके, जैसे कि आपने मेंशन किया करंट अफेयर्स, तो क्या करंट अफेयर्स पूरा छोड़ दिया था या करंट अफेयर्स नहीं, पढ़ा था? करंट अफेयर पढ़ा था, लेकिन करंट अफेयर इतना वास्ट टॉपिक है, एज आपने बताया कि बहुत वास्ट टॉपिक है वो भी। तो जितना क्लासेस में आपने पढ़ाए हैं जो बेसिक वाले करंट अफेयर है, जैसे इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसमें से भी इस बार 2 क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए। ये जो बेसिक्स है ये भी अगर हम पढ़ लें, जैसे इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर है, जैसे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, वो भी जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं जो बेसिक्स हैं, अगर हम ये भी कर लें तो करंट अफेयर और इको के करंट अफेयर काफ़ी कुछ कवर हो जाते हैं। इस बार के पेपर में कंपैरेटिवली इजियर करंट अफेयर जो Easier है वो current पूछा affairs गया है। है। पहले ऐसा होता था कि वो अलग अलग तरीके से जोड़ करके क्वेश्चन पूछते थे, बट पर्सनली जो मैंने इस बारी पेपर में देखा, लाइक आई हैंडल दिस सब्जेक्ट, तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्टली जो हमने पढ़ा था Right. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन गए थे बच्चों से, बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा। बट यस, इकोनॉमी के जो सब्जेक्ट थे, आप कह सकते हैं, मैंने क्लासेस में भी कई बार कहा था कि इकोनॉमी के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो कि यूपीएससी का पेपर अगर आप देने जा रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होता है, बजट आपको पढ़ना होता है। ये दो चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत सारा कुछ वहीं सॉल्व हो जाता है। रेस्ट जो है वो डेफिनेटली हम लोग मिलकर के बाकी प्रिपेयर करेंगे ही। इसके अलावा चैताली, ओवरऑल जब आपने एकेडमी के साथ लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर आपको हो गया है, तो 1 साल में क्या क्या चीजें ऐसी एकेडमी की आपको लगी कि आप किसी और को रिकमेंड करोगे दैट यू शुड टेक एडमिशन एंड यू शुड प्रिपेयर विद द एकेडमी एंड डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन? सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्लासेस में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो इतनी है कि सारे जो टीचर्स हैं वो पर्सनली अटेंशन दे सकते हैं। तो साल भर में ही साल भर से भी मेरे ख्याल से कम टाइम में, जो लास्ट ईयर मेरे 6 मंथ्स थे उसमें ही मतलब काफ़ी सारे टीचर्स जो थे हम लोग से काफ़ी पर्सनली वो आके पूछते थे कि आपको इस सब्जेक्ट में डाउट है या उस सब्जेक्ट में डाउट है, वो आगे से आके आपकी हेल्प करते हैं। और जब इतने टाइम तक हम लोग वो हमें पढ़ाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं या कौन से टॉपिक वीक हैं, तो वो आगे से आकर हमारी हेल्प करते हैं। और ऐसे मतलब काफ़ी सारे टीचर्स से मेरी ऐसी बातचीत हो गई थी, तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उनके साथ कि मैं जाके उनसे पूछ सकूं कि मुझे हेल्प चाहिए, और वो करते भी थे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। और इवन लखन सर इज़ वेरी अप्रोचेबल। आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है, अगर आप डायरेक्ट टॉपिक के टीचर से नहीं बात कर सकते तो आप लखन सर से करते थे। मैंने भी की थी बात उनसे, और उन्होंने मुझे अलग अलग टीचर्स रेफ़र किए थे कि आप इस प्रॉब्लम के लिए इनसे बात करें, उनसे बात करें। तो ये जो एक कंफर्ट लेवल है जो एक टीचर और स्टूडेंट में है इधर,
वो अच्छा है, जो बच्चे पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पूरा जो एग्ज़ाम है, ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है कि मतलब अरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कवर होंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ना चाहिए। तो जब आप टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो आपको थोड़ा ईज़ी लगने लगता है सब। तो लास्ट ईयर मुझे काफ़ी डर था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बात करी लोगों से, थोड़ा-सा समझा टीचर्स से, थोड़ी-सी हेल्प ली, तो वो ईज़ी हो गया। तो ये कम्फर्ट लेवल यहाँ पे बहुत है, आप टीचर्स से अच्छे से बात कर सकते हो। आपको स्टूडेंट्स का भी जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा है। काफ़ी ड्रिवन बच्चे आते हैं यहाँ पे, आप उनसे कभी भी पूछेंगे, सब कोई ना कोई एग्ज़ाम की ही बात करते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर बच्चों को बात करने का भी अच्छा मिलता है कि आप कंटिन्यूअसली उसी एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको नई-नई चीज़ें कंटिन्यूअसली पता चलती है। मेरा आखिरी सवाल होने वाला है चैताली कि अकेडमी के जो टेस्ट सीरीज हम लोग लास्ट में स्टार्ट करते हैं, पहले आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, देन आफ्टर आपके एफएलटीज होते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर चीज़ ने आपको कितना हेल्प किया? लाइक आपने अभी मेंशन किया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता था, बट एज यू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो क्या आपने सारे टेस्ट दिए और उन टेस्ट ने आपको कैसे हेल्प किया? उन टेस्ट में ये हो जाता है कि आपको समझ में आते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसा मैंने बोला था कि सब क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना ईज़ी हो जाता है, तो मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए थे, 1-2 ही मेरे ख़्याल से मैंने छोड़े थे। तो वो टेस्ट कंटिन्यूअसली देने से एक तो क्वेश्चन से और सब्जेक्ट से फ़ैमिलियरिटी हो जाती है, और जब आप मेन एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको वो इतना डर नहीं लगता कि क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, या कुछ आपको लग रहा है कि टॉपिक छूट गया। आप कहीं न कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हो, तो आपको क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेट करते आता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ देने से हेल्प तो होती है। अगर आपने भले ही कोई टॉपिक कम पढ़ा है, बट आप टेस्ट में बार-बार उसके क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके उस टॉपिक के बारे में इतना तो समझ जाते हो कि एक आधा क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर दोगे। तो इसलिए एफएलटीज़ तो जो है वो मैंने सारी दी थी, और मैं रिकमेंड करूँगी कि करना ही चाहिए। भले ही आपने क्लासेस अटेंड कम की हों, बट आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेंड करो। उससे आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल का भी पता चल जाता है। सो विद माई बेस्ट विशेज़ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जब हम इंटरव्यू चैताली का लें तो चैताली हमारे साथ यहाँ यूनिफॉर्म में बैठी हो। सो विल इट गोना हैपन? यस मैम। ओके, चलो। सो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट एग्जामिनेशंस हमारे साथ मिलकर के क्वालिफाई किए हैं, तो डेफिनेटली उनके इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी लगती है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड जय।